हेलो एवरीवन। आज की क्लास में पार्ट 13 के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दे रखा है पहला क्वेश्चन, पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी समष्टि, ऑप्शन सी जीव समुदाय, ऑप्शन डी जियो। तो पर्यावरण का प्रत्येक जीवित घटक कहलाता है, आंसर हो जाएगा जीव। क्या हो जाएगा? जीव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक ही प्रजाति के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीव समुदाय, ऑप्शन बी जीवोम, ऑप्शन सी जीवमंडल, ऑप्शन डी समष्टि। तो एक ही प्रजाति के समूह को कहते हैं, आंसर हो जाएगा समष्टि। समष्टि, ठीक है। तो ये हो जाएगा समष्टि, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले पौधे तथा जंतु क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए बायोम, ऑप्शन बी इकोटोन, ऑप्शन सी बायोटिक कम्युनिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक ही क्षेत्र में रहने वाले पौधे तथा जंतु क्या बनाते हैं? आंसर हो जाएगा इसका बायोटिक कम्युनिटी, इसी को जैविक समुदाय भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जैव समुदाय का प्रकार है। ऑप्शन ए पादप समुदाय, ऑप्शन बी जंतु समुदाय, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव समुदाय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैव समुदाय के प्रकार, तो ये सभी क्या है? जैव समुदाय के प्रकार है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक समान जलवायु में रहने वाले जैव समुदाय के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जियोम, ऑप्शन बी जैवमंडल, ऑप्शन सी समष्टि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक समान जलवायु में रहने वाले जैव समुदाय के समूह को कहते हैं, आंसर हो जाएगा इसका जीवोम। जीवोम को बायोम भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो अधिकतम तापमान को सहन कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तनुतापी, ऑप्शन बी तनुलवणी, ऑप्शन सी पृथुतापी, ऑप्शन डी पृथुलवणी। तो देखिए, वह जीव जो अधिकतम तापमान को सहन कर सकते हैं वो कहलाते हैं पृथुतापी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वे जीव जो कम लवणता में रहते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए तनुतापी, ऑप्शन बी तनुलवणी, ऑप्शन सी पृथुतापी, ऑप्शन डी पृथुलवणी। तो वे जीव जो कम लवणता का मतलब तनुलवणी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तनुलवणी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वे पौधे जिन्हें वृद्धि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए फोटोफिलस, ऑप्शन बी यूरिथर्मल, ऑप्शन सी स्कोटोफिलस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वृद्धि के लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ऐसे पादप कहलाते हैं फोटोफिलस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि मृदा तथा जीवों में अंतर संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पेडोजेनेसिस, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी इडेफोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मृदा तथा जीवों में अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है इडेफोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि ठंडी जलवायु के स्तनधारियों में आमतौर पर कान और पेट छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि कम से कम हो सके। यह किसका नियम है? ऑप्शन ए क्लोगर का नियम, ऑप्शन बी एलन का नियम, ऑप्शन सी गॉस का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह नियम जो है वो है एलन का नियम। एलन ने बताया था कि ध्रुवीय प्रदेशों अर्थात ठंडी जलवायु के स्तनधारी जो होते हैं उनमें कान और पैर आमतौर पर कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, ताकि ऊष्मा की हानि कम से कम होती है। इसी को कहते हैं एलन का नियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
आर्की बैक्टीरिया अर्थात आद्य जीवाणु का अधिकतम सहनशील तापमान होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक। तो आर्की बैक्टीरिया का अधिकतम सहनशील तापमान होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, अर्थात ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधे का अनुकूलन होता है। ऑप्शन ए मोटी त्वचा, ऑप्शन बी धसे हुए रंध्र, ऑप्शन सी कैम्पथ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी अनुकूलन रेगिस्तानी पौधे में होते हैं। मोटी त्वचा भी होती है, धसे रंध्र भी होते हैं, कैम्पथ भी होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कंगारू चूहा जल की कमी की आपूर्ति किससे करता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी संचित वसा से, ऑप्शन सी रफेज से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कंगारू चूहा जल की कमी की पूर्ति करेगा संचित वसा से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? देखो, प्लस का मतलब है यहाँ पे लाभ, और दूसरा प्लस से भी प्लस, प्लस प्लस मतलब दोनों को लाभ है। दो जीव जाते एक साथ रह रही है, दोनों को लाभ है, या फिर एक को लाभ एक को हानि, या फिर दोनों को हानि या दोनों उदासीन। तो सहोपकारिता में क्या होता है? जब दोनों जीवों को एक दूसरे से लाभ हो तो वो कहलाता है सहोपकारिता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। सहोपकारिता को दर्शा रहा है ऑप्शन ए, दोनों को लाभ है प्लस प्लस, तो ये इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पर्धा या कंपटीशन को दर्शाते हैं। देखो, प्लस प्लस यानी कि दोनों को लाभ, प्लस माइनस एक को लाभ एक को हानि, माइनस माइनस इसका मतलब है दोनों को हानि, और जीरो जीरो मतलब उदासीन, यानी कि दोनों एक दूसरे से उदासीन रहेंगे। तो स्पर्धा या कंपटीशन में क्या होता है? दोनों के बीच एक दूसरे के बीच संघर्ष होता है, तो दोनों को एक दूसरे से हानि होती है। तो ये जाएगा माइनस माइनस, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि परभक्षण या प्रीडेशन को दर्शाते हैं। परभक्षण में क्या होता है? एक जीव जाति दूसरे जीव जाति को समूल नष्ट कर देती है। तो एक को लाभ एक को हानि होगी। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए दे रखा है प्लस माइनस यानी कि एक को लाभ एक को हानि, दूसरा दे रखा है प्लस प्लस यानी दोनों को लाभ, तीसरा दे रखा है माइनस माइनस यानी दोनों को हानि, और डी दे रखा है जीरो जीरो यानी उदासीन। यहाँ पर परभक्षण में एक को लाभ एक को हानि, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है परजीविता या पैरासिटिज्म को दर्शाता है। ऑप्शन ए एक को लाभ दूसरे को हानि, दूसरा दे रखा है बी दोनों को लाभ या दोनों, तीसरा दे रखा है दोनों को हानि, और चौथा दे रखा है उदासीन। तो परजीविता में एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है वृद्धि की अधिकतम प्रक्रिया कब होती है, या वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम कब होती है? ऑप्शन ए लोक प्रावस्था में, ऑप्शन बी वसुता प्रावस्था में, ऑप्शन सी जीर्णता प्रावस्था में, या ऑप्शन डी प्रस्तुति प्रावस्था में। तो वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम होती है लोक प्रावस्था में। किसमें हो जाएगी? लोक प्रावस्था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फलीदार पौधों तथा राइजोबियम के बीच का संबंध क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए परजीविता, ऑप्शन बी सहजीविता, ऑप्शन सी स्पर्धा, ऑप्शन डी सहकारिता। तो ये हो जाएगा सहजीविता, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि बगुले तथा भैंस की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए सहकारिता, ऑप्शन बी सहजीविता, ऑप्शन सी परजीविता, ऑप्शन डी परभक्षण। तो बगुले और भैंस की पारस्परिक निर्भरता, यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से लाभ हो रहा है, तो सहकारिता ये इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन है इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैव संगठन का निम्नतम स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी ऊतक, ऑप्शन डी कोशिका। तो जैव संगठन का निम्नतम स्तर होता है कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर का निर्माण होता है। आगे चलकर किसी जीव का निर्माण होगा, और जीव से फिर आगे चलकर एक के बाद एक इकाइयाँ बनती चली जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, यह संबंध क्या दर्शाता है? कोयल जो होती है अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, और यह संबंध क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए
अंतः परजीविता, ऑप्शन बी बाह्य परजीविता, ऑप्शन सी अंड परजीविता, ऑप्शन डी परजीविता। तो ये कहलाता है अंड परजीविता। क्या बोलते हैं इसको? अंड परजीविता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर के द्वारा रक्त का चूसना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए परभक्षण, ऑप्शन बी परजीविता, ऑप्शन सी सहजीविता, ऑप्शन डी सहभोजिता। तो मच्छर क्या कर रहा है? किसी भी जीव से रक्त चूस रहा है तो वो परजीवी होगा, तो परपोषी से पोषण प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार का जो संबंध है वो कहलाता है परजीविता। क्या कहलाता है? परजीविता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। परजीवी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमरबेल, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी लोरेंथस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो परजीवी पादप का उदाहरण है अमरबेल, चंदन, लोरेंथस, ये उपरोक्त सभी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों क्या है? परजीवी पादप है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच का संबंध क्या दर्शाता है, या जो संबंध है वो क्या है? ऑप्शन ए माइकोराइजा, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच का संबंध होता है माइकोराइजा। इसी को कवक मूल भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आतपोद्भिद या हेलियोफाइट का उदाहरण है? ऑप्शन ए मनी प्लांट, ऑप्शन बी क्रिसमस ट्री, ऑप्शन सी सूर्यमुखी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आतपोद्भिद या हेलियोफाइट का उदाहरण होता है सूर्यमुखी या सूरजमुखी। कहने का मतलब वे पौधे जिन्हें अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है वो आतपोद्भिद पौधे कहलाते हैं, इन्हें हेलियोफाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सजीव प्रजनक अंकुरण वाले पादप है? ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सजीव प्रजनक विविपेरस जो होते हैं, विविपेरस यानी सजीव प्रजनक अंकुरण वाले पादप यानी पौधों की बात की जा रही है। तो चना मटर इनमें क्या होता है कि जब ये इनमें जो दाने बालियों में होते हैं तो बालियों में क्या होता है, नमी की वजह से अंकुरित होने लगते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं सजीव प्रजनक अंकुरण वाले पौधे। चना मटर इन पौधों में क्या होता है? सजीव प्रजनक अंकुरण होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों इनमें सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है किसी समष्टि के विभिन्न गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेमोग्राफी, ऑप्शन बी पॉपुलेशन, ऑप्शन सी इकोसिस्टम, ऑप्शन डी एनवायरनमेंट। तो किसी समष्टि के विभिन्न गुणों के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी, अर्थात जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? ऑप्शन ए यूट्रिकुलेरिया, ऑप्शन बी ड्रासेरा, ऑप्शन सी निपेंथिस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण होते हैं यूट्रिकुलेरिया, ड्रासेरा, निपेंथिस। जो जाएगा आंसर इसका डी उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी कार्ल लिनियस, ऑप्शन सी ओडम, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इकोलॉजी शब्द जो दिया था वो दिया था अर्नेस्ट हैकल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।